Welcome to BBN e-learning classes. I am Lalit Kumar. I am going to teach you physics subject. Today the topic is electric field intensity due to a uniformly charged spherical cell. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स के अंदर 12th क्लास के अंदर कितने टाइप के स्पेयर्स होते हैं। तो देखिए बेसिकली स्पेयर्स बेसिकली होते हैं टू टाइप्स के। द वन इज होलो स्पेयर और इसको हम सेल भी कहते हैं। ओके, द सेकेंड वन इज सॉलिड स्पेयर। ओके, अब होलो स्पेयर जो है हमारे, उनको भी हम टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग और इनको मेटेलिक स्पेयर भी बोला जाता है। ओके, द अनदर वन इज नॉन कंडक्टिंग और इनका एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक। जैसा कि आप जानते हैं डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होती है वो नॉन कंडक्टिंग मींस इंसुलेटर्स का एक पार्ट होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक सेल या डाइलेक्ट्रिक होलो स्फीयर भी इसको हम कह सकते हैं। बेसिकली ये इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर मटेरियल के बने होते हैं और ये हमारे कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं। ओके, नाउ द सॉलिड स्फीयर ऑल्सो हैव द टू टाइप्स। द वन इज सेम कंडक्टिंग और मेटालिक, the other one is same non-conducting or dielectric. So they are insulator. Okay, so solid sphere जैसा कि नाम से पता चल रहा है वो सॉलिड होंगे, अंदर से भी उनमें पूरा मटेरियल भरा हुआ होगा, सेम टाइप का मटेरियल भरा हुआ होगा, बट होलो जो होगा अंदर से खाली होगा। तो इस तरीके से हमारे ये केसेस हो गए। अब इसमें आप देख सकते हो कि 4 टाइप्स के हमारे स्पेयर्स हो गए। तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें चार्ज के बेसिस पे कि यूनिफॉर्मली चार्ज के बेसिस पे, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज ही यहां पर आना है 12th क्लास के अंदर, तो उसमें बेसिकली हमारे 2 ही केसेस होते हैं। बेसिकली हमारा कंडक्टिंग स्पेयर, कंडक्टिंग होलो स्पेयर या सेल, नॉन कंडक्टिंग होलो स्पेयर या सेल, या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर। तीनों में ही जो चार्ज होता है वो स्पेयर के बिल्कुल ऊपर वाली सेल के ऊपर रहता है। केवल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर में ही जो चार्ज रहता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इनसाइड द सेल, इनसाइड द स्पेयर ऑल्सो। ओके, तो ये तीनों केसेस हमारे सेम हो गए, ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस। अब आप कहोगे सर कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में कैसे होता है चार्ज सरफेस के ऊपर। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने एक और पहले भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, और आपने मैंने आपको पहले भी बताया है कि चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर बॉडी। कंडक्टर बॉडी के केवल सरफेस के ऊपर रहता है हमारा चार्ज। और आपने कई बार 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो हमारा करंट है वो कंडक्टिंग वायर के बिल्कुल ऊपर वाली सरफेस से होकर गुजरता है, वो केवल ऊपर वाली सरफेस जो होती है उससे ही पास होता है, अंदर नो करंट इज देयर। ओके, तो इस तरीके से हमारे केसेस हो गए। इन सभी केसेस में ये 2 टाइप्स के केसेस हो गए बेसिकली। इन सभी केसेस में हम 3 केस करेंगे। द केस 1 विल बी व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, जब हमारा पॉइंट P होगा वो आउटसाइड होगा। इस केस में जो हमारा R होगा, ये R पॉइंट P की डिस्टेंस है सेंटर से, वो रेडियस ऑफ द सेल से बड़ा होगा, ज्यादा होगा। ओके, द सेकेंड केस इज केस 2 when point
point is on the surface. जब हमारा पॉइंट P सरफेस पर होगा, उस स्पेयर या सेल के सरफेस पर होगा, then R is equal to the radius of the sphere or cell. The case 3 is when point is inside the cell और sphere. ओके, तो ये 3 केसेस रहेंगे. तो यहां तक मैंने आपको केवल समझाया है कि किस तरीके से हम इन केसेस को स्टडी करेंगे. तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, इस पर्टिकुलर टॉपिक की. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे. लेट मी रब इट. हाउ? लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. जैसा कि टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल. तो हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ले ली और जिसका सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R है. इसमें जो चार्ज दिखाया हुआ है पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हमने सिग्मा मान ली. ओके, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. कंसिडर ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R with center O. Let this cell has a positive Q charge and the surface charge density is the sigma. Okay, ये मैंने आपका टाइम बचाने के लिए इससे पहले से लिख लिया है इसको. आफ्टर दैट जिस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, लेट पहला केस हमारा है कि वो P पॉइंट हमारा आउटसाइड द सेल है. ओके, दिस इज द P पॉइंट और इसकी डिस्टेंस है स्मॉल r. इसकी डिस्टेंस है स्मॉल r. ओके, तो अब यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी और वो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होनी चाहिए इस स्फेरिकल सेल के लिए. ओके, तो वो क्या होगा? स्फीयर का जो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक शेप होती है, वो क्या होती है? अनदर स्फीयर हैविंग द सेम सेंटर. ओके, कोसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी. इस तरीके से इसके एक स्फेरिकल सरफेस जिसको कि हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, हमने ड्रॉ कर दी. और इसके लिए यहां पर हम अब P पॉइंट के ऊपर हम उसके पास में ds स्मॉल सरफेस एरिया ले लेंगे जो कि अराउंड द P पॉइंट है. ओके, और अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अभी इसके बारे में यहां पे हम डिस्क्रिप्शन हम लिख लेंगे P के बारे में. टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P आउटसाइड सेल, draw a concentric spherical Gaussian surface passing थ्रू पॉइंट P. इस P पॉइंट से पास कर रही है. तो यहां तक का डिस्क्रिप्शन हमने कंप्लीट लिख दिया है. अब यहां से आगे कैलकुलेशन का पार्ट स्टार्ट होगा. यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम और गॉस लॉ भी लिख सकते हो आप. फाई E इज इक्वल टू, फाई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल सरफेस S. ओके, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया है आपको. E इंटू ds का डॉट प्रोडक्ट और इसका इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस S. ओके, अब इसके लिए हमें सबसे पहले E दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड,
इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारी स्पेरिकल सेल है, इसकी वजह से पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड एंड दिस इज द ई। ओके, द सेम थिंग इज फॉर द डीएस। डीएस जो है वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि सरफेस जो है हमारी डीएस उसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। द सेम डायरेक्शन इज देयर, ds यूनिट वेक्टर इज देयर। ओके, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो इसको। तो इसके बाद ये जो है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग दैट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। इनसाइड जो इसके चार्ज है दैट इज q, क्योंकि इस जो हमारी ये स्फेरिकल सेल थी इसके ऊपर q चार्ज ही था। ओके, तो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज द गॉस थ्योरम। ओके, गॉस लॉ भी हम इसको कह सकते हैं। After that we will expand this term E dot, यहां से हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर देंगे, E ds कैप इंटू में cos 0 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए यहां दोनों हमारे ये डॉट प्रोडक्ट जब हटाएंगे हम तो cos थीटा आएगा, थीटा E और ds मतलब एरिया वेक्टर टू द ds surface that is the 0 degree angle because both have the same direction, so it is cos 0। और इसको आगे हम जब एक्सपेंड करेंगे दिस विल बिकम E डॉट ds because cos 0 is equal to 1, it is equal to q upon epsilon नॉट। एक और स्टेप हम यहां कर लेते हैं। उसके बाद देखिए जो E है हमारा वो इस पूरी गॉसियन सरफेस पर सेम रहेगा, क्योंकि यहां से r डिस्टेंस है सभी पॉइंट्स के लिए। जो गॉसियन सरफेस है सिमेट्रिक लेने का रीजन यही होता है कि सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहे। ओके, तो E जब सेम ही रहेगा तो क्या होगा, इसको हम आउटसाइड द इंटीग्रेशन लेके जा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है थ्रू आउट द होल गॉसियन सरफेस। तो E हमने आउटसाइड ले लिया एंड दिस इज द नेक्स्ट टर्म। नाउ दिस इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू s, और s क्या होता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होगा इस गॉसियन सरफेस का, दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां तक इसे नोट डाउन करें, इसके बाद मैं इसको रब करूंगा और आगे हम आगे स्टेप करेंगे। ओके, नोट इट डाउन। लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप। तो बेसिकली यहां से अगर हम E निकालेंगे तो ये 4 पाई r स्क्वायर जो है ये इधर की साइड ये डिवीजन में चला जाएगा एंड दिस विल बिकम q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी वही आई जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आती थी। ओके, बिकॉज यहां पे मैं लिख सकता हूं I dot E means that is E is inversely proportional to the square of r distance to the point. So P for P outside the cell uniformly charged cell is acting like a point charge। देखिए ये जो लाइन मैंने लिखी है इसका मीनिंग ये निकल कर है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, तो जो हमारा ये यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है ये पूरा का पूरा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, और अब जब ये पूरा का पूरा सेल हमारा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं r, ये हमारी डिस्टेंस r जो ली जा रही है ये कहां से ली जा रही है, सेंटर ऑफ द सेल। तो इसका मतलब हो गया कि ये पूरा का पूरा सेल जो है ये इसका जो चार्ज है एक तरीके से कंसंट्रेटेड माना जा रहा है, कहां पर, सेंटर पर। ओके, तो इस तरीके से हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं। नाउ द केस 1 इज, देखिए पहला केस वैसे हमारा हो चुका है, कौन सा केस, व्हेन P इज आउटसाइड द सेल। ओके, द सेकंड केस व्हेन
P is at the surface, जब वो सरफेस पर है तो उस टाइम पर पोजीशन क्या होगी, R इज इक्वल टू आर द रेडियस ऑफ द सेल। ओके, ये हमारी कंडीशन होगी इस टाइम पर। तो इसके लिए हम यहां से वैल्यू उठा सकते हैं, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जैसा कि ये R इक्वल टू R हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सेल हो जाएगा, तो यहां पर R स्क्वायर हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक जो R था वो ग्रेटर देन R था, रेडियस से बड़ा था, तो यहाँ जो डिवाइड हो रहा था वो वैल्यू ज्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रही थी। ये वैल्यू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू छोटी थी, बट अब वो घटते घटते R तक आ गई। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू हमें यहां मिलेगी, इट इज द मैक्सिमम। ओके, अभी हम इसको इन टर्म्स ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी, किसकी टर्म्स में, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में। सो क्यू इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा। देखिए क्यू टोटल चार्ज है सेल के ऊपर, क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू में सरफेस एरिया ऑफ द सेल। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सेल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हमें क्यू की वैल्यू मिल गई। अब इस क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पर, देन वी विल फाइंड E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एंड वी विल गेट सिग्मा अपॉन epsilon naught. So this is the value for the electric field intensity at the surface of uniformly charged cell. Okay, अब यहां तक इसको करें, उसके बाद एक केस हमारा रह गया है, उसको भी मैं कराता हूं इस बोर्ड को रब करने के बाद। Now we are going to discuss the case 2 when P is inside the cell. Then R is less than R. देखिए बेसिकली हमारा थर्ड केस है ये। सबसे पहले आउटसाइड द सेल हमने कर लिया पॉइंट P लेके, द सेकेंड वन वाज ऑन द सरफेस, एंड द थर्ड वन इज इनसाइड द सेल। ओके, तो इसके लिए जो हमारा R है, जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P है, वो बेसिकली इस सेल की रेडियस से भी कम हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें लेट हियर इट इज P। ओके, तो अब हमें यहां पर एक और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, तो दोबारा से अगर हम देखते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज इस सेल के ऊपर है और सेल जो है इस गॉसियन सरफेस के बाहर है। और जैसा कि हमारे गॉस थ्योरम में कहा गया है कि जो हम चार्ज क्यू लेते हैं दैट इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो यहां पर जो क्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, 4 R is less than R, Q is equal to 0. So E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square। Q यहाँ पे जीरो हो गया, सो इट विल बिकम 0। ओके, इस तरीके से 0 हो जाएगा हमारा। और आप इसको इवन यहां से भी पहले एक और गॉस थ्योरम की जो टर्म आती है E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे बेसिक टर्म है, जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट करके उसके सामने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाला है। ऐसे भी यहां से कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 0, सो E इज इक्वल टू 0, ये भी आप कर सकते हो। तो आप चाहे तो इस टर्म को इस टर्म की बजाय ये वाली टर्म कर लें, वो टर्म भी ठीक है। अब हमारे पास तीनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। लेट्स ड्रॉ ए ग्राफ। और ग्राफ से बच्चे जनरली बहुत डरते हैं, जबकि मेरा मानना यह है कि ग्राफ से चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं, कहीं ना कहीं चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं और हमें आराम से उसका एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलता है। तो इसको और सिंपल बनाने के लिए हम स्फीयर यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा
कि इस स्फीयर को यहां ड्रॉ करने से क्या होगा, ज्यादा क्लियर हमें पिक्चर पता चल पाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करेंगे और यहां हम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, दिस इज द पॉइंट O, और O पर ही हमारा सेंटर था स्फीयर का, जो स्फेरिकल सेल थी, तो यहां पर भी सेम टू सेम हो गया। और ये जो हमारी डिस्टेंस है दैट इज द R। जैसे हमारी वहां पे सेल की रेडियस R थी, ऐसे ही हमने यहाँ पे सेल की रेडियस R मिली। ओके, तो आप देखिए इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0। तो ये जो हमारा पोर्शन है दैट इज लेस देन R, हियर R इज लेस देन द रेडियस ऑफ द सेल। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0, रिप्रेजेंट कर दीजिए 0 को, ये हमारी 0 हो गई। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, ऑन द सरफेस, अब यहां R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेल आ गया, तो यहां पर कितना हो गया, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस, दैट इज Q upon 4 pi epsilon naught R, and it is the maximum. Let थोड़ा टेढ़ा चला गया, let this is the value for E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R, so here okay, तो यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, R इज ग्रेटर देन R, उसमें क्या होता है, दैट इज इनवर्सली E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर के लिए ग्राफ होता है ये। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ यहां पे ड्रॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। ये हमारा ग्राफ यहां पर ड्रॉ हो चुका है। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहां से चीजें हमारे लिए सिंप्लीफाई हो गई कि सेल के अंदर, देखिए सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज 0, सेल की सरफेस पर बिल्कुल R जो है हमारी रेडियस ऑफ सेल के बराबर हो गई, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई, इसको आप E मैक्स लिख सकते हो। ओके, एंड आफ्टर दैट इट इज डिक्रीजिंग। ओके, तो इस तरीके से हमें ग्राफ मिल गया। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है, एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ यू दैट कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।